वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता पर 27 आपराधिक मुकदमे उन्नाव जनपद में अन्य अन्य थानाओं में दर्ज थे। इसके चाचा पर 1993 से 17 मुकदमे दर्ज थे, जैसे हत्या, लूट और क्या कहते हैं चोरी, इस तरीके के मुकदमे दर्ज थे। ये ना हाँ गैंग रेप एक दूसरा मामला है। हाँ मैंने जो बताया शशि सिंह का लड़का शुभम सिंह और नरेश तिवारी, हाँ। वो गैंग रेप उनके ऊपर लगा है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप की घटना लगी हुई है। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, 11 जून को ये पहले एप्लीकेशन देती, 2 महीने बाद इनको याद आता है कि हमारे साथ कुलदीप सेंगर ने 4 जून को भी घटना की, पहले क्यों नहीं याद आया। तीसरी चीज, उसी शुभम सिंह की माता जी के साथ पहले 11 जून को बुलाने पर जाती नौकरी का झांसा देकर, दोबारा फिर 4 जून को जाती है। ये क्या संभव हो सकता है कि उसी महिला के साथ दोबारा फिर जाए? ये देखिए, मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं जी आपको। जी सुनवाइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उन्नाव रेप केस की चर्चा देश भर में है और खास तौर से यह चर्चा तब ज्यादा हो गई जब हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करने का फैसला लिया, जमानत का फैसला लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया, यानी सेंगर को जेल में ही रहना होगा। लेकिन इसके बाद कुलदीप सेंगर की तरफ से ऐसे ऐसे तथ्य सामने आने लगे, उनके परिवार की तरफ से ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी जिससे कई गंभीर सवाल खड़े हुए। सवाल यह खड़े हुए कि क्या कुलदीप सेंगर में केस में, क्या उन्नाव रेप केस में ऐसी कुछ बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई, या फिर जांच एजेंसियों ने जिन पर ध्यान नहीं दिया? क्या कुलदीप सेंगर को गलत तरीके से फंसाया गया? यह सवाल है। और यह सवाल अगर सेंगर की बेटी पूछती तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्नाव रेप पीड़िता के रिश्तेदार, उनके अपने मामा, उन्नाव रेप पीड़ित के आरोपों का खंडन कर रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़ित को ही गलत बता रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? क्या उन्नाव केस में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिन्हें अभी सामने आना बाकी है? क्या इसमें कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? पुरानी रंजिश की वजह से क्या गलत तरीके से फंसाने के जो आरोप लग रहे हैं उनमें दम है? क्या वाकई ऐसे तथ्य मौजूद हैं? इस पर बात करने के लिए उन्नाव रेप पीड़िता के मामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी पहचान हम सामने नहीं रख रहे, उनका नाम आपको नहीं बता रहे, लेकिन वो हमारे साथ इस वक्त है। अब उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उन्नाव रेप पीड़िता के आरोपों का उन्होंने खंडन किया। क्या वजह है इसकी? वो ऐसा क्यों सोचते हैं? और इस केस में शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अब तक बात नहीं हो पाई है, या जो बातें चार्जशीट में नहीं आ पाई हैं, या जिन पर जांच एजेंसियों ने ध्यान नहीं दिया है? मैं आपका स्वागत करता हूं और आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप ऐसे मुद्दे को लेकर इतना खुलकर बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपनी बात रखने का आप साहस भी रख रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ऐसा इस केस में है जिसे लेकर आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, जो आपको पता है? सर जी, ये जो केस है ये पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत थोपा गया है विधायक जी पर। और मैं एक एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं। मैंने 7.5 साल से देखा, जिस गुनाह को विधायक जी ने किया ही नहीं, उस गुनाह की सजा 7.5 साल से जेल के अंदर काट रहे हैं। हम तब तक चुप थे, हमने सोचा कि चलिए ठीक है, जो हो गया हो जाने दीजिए। उसके बाद में अदालत ने जब कुलदीप सिंह सेंगर जी को जमानत दी, उसके बाद में इस पीड़िता ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। इसके पास रास्ता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर डायरेक्ट चैलेंज कर सकती थी, लेकिन वहां ना जाकर अदालत पर दबाव बनाना चालू किया। तब हमने एक वीडियो बनाया, पूरी सच्चाई सामने रखी, किस तरीके से एक एक साक्ष्य के साथ मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से षड्यंत्र के तहत विधायक जी को फांसा गया। उसके बाद में मेरे मैसेंजर पर पीड़िता का ही मैसेज आता है कि अपना नंबर भेजिए। मैंने जब नंबर भेजा तो 24 घंटे बाद मुझे कॉल आती है। कॉल आने के बाद में मैं इनसे तथ्यों पे जब बात करता हूं तो कोई भी मेरी बात ना सुन, कोई भी बात का मेरी जवाब नहीं दिया, हर बात को काटती गई। उसके बाद में इन्होंने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद में फिर इन्होंने दूसरे दिन मैसेंजर पर मैसेज लिखा कि मैं FIR करूंगी और तुम्हें CBI द्वारा, अपने वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट बुलाऊंगी। तो हमने कहा आप जहां बुलाना है बुला लीजिए, मैं सच्चाई के साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जहां कहना पड़ेगा मैं कहूंगा कि विधायक जी की पूरी तरीके से निर्दोष है।
उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता पर 27 आपराधिक मुकदमे उन्नाव जनपद में अन्य अन्य थानाओं में दर्ज थे। इसके चाचा पर 1993 से 17 मुकदमे दर्ज थे, जैसे हत्या, लूट और क्या कहते चोरी, इस तरीके के मुकदमे दर्ज थे। अगर कुलदीप सेंगर की तो बात आई है 2017 में, लेकिन ये मुकदमे पहले से दर्ज थे। इसको जो मीडिया बता रही थी कि साधु संत है, तो ये 1993 से इस पर मुकदमे क्यों दर्ज थे, मैंने इससे ये बात पूछी। उसके बाद में मैंने जो योगिता भयाना है उनको भी फोन किया। फोन करने के बाद उनको सच्चाई बताई, सारे साक्ष्य भेजे। फोन पर बताने के बाद दोबारा जब मैंने फोन किया, तब से योगिता भयाना ने मेरा फोन नहीं रिसीव किया। फिर मैंने अलका लांबा जो कांग्रेस की सांसद है, उनको मैंने वीडियो और प्रूफ सारे भेजे और फोन मिलाया व्हाट्सएप कॉलिंग से, लेकिन उनका कॉलिंग लग नहीं रही थी, इस वजह से व्हाट्सएप कॉलिंग लगाया। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा फोन ना रिसीव करके और क्या कहते कि मेरे पर मैसेज लिखा कि डूब मरो बीजेपी वालों। तो मैंने फिर लिखा कि मैं बीजेपी से नहीं हूं, मैं पीड़िता का दूर से मामा ही हूं। उस पर कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन देखा अलका लांबा ने मेरे दोनों नंबर टैग करती हैं, ट्विटर पे ट्वीट करती हैं कि कुछ भाजपिल्ले मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं दूसरे फोन से कि मैंने कोई अलका लांबा को धमकी नहीं दी। मैंने लिखा था कि फोन रिसीव करो, सच सुनने की आदत डालो। अलका लांबा जी, हिम्मत नहीं है क्या फोन रिसीव करने की या सच सुनने की? मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दूंगा। और मैंने ये सब लिखा था कि वायरल कर दूंगा अगर फोन नहीं रिसीव करोगी, कि मैंने अलका लांबा को सारे साक्ष्य दिए, उसके बाद भी वो षड्यंत्रकारियों के साथ है, यही लिखा था। और मैंने एक चीज और लिखी थी कि अगर पीड़िता इतनी ही सही थी तो इसकी मां को 2022 में उन्नाव सदर से कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया, 1400 वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई। उसके बाद में अगर इसी तरीके से षड्यंत्र का साथ दोगी तो अगली बार से कोई भी प्रत्याशी यहां नहीं जीतेगा। 1400 तो छोड़िए, 14 वोट नहीं मिलेंगे। मैंने ये बात कही थी अलका लांबा से। आपको ये जो राजनीतिक कनेक्शन है, इन पर आपको काफी शक है। इससे पहले प्रियंका उनको चुनाव लड़वा चुकी हैं परिवार को। वो एक कॉल पर राहुल गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, उनके धरने में कांग्रेस आने की कोशिश करती है। राहुल गांधी से मिलने के बाद वो अचानक कहती हैं कि ब्रजभूषण से उनको जान का खतरा है। क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देख रहे हैं? इसका राजनीतिक कनेक्शन देख रहे हैं? पूरी तरीके से राजनीतिक रंजिश है। मैं बताना चाहता हूं कि सन 2000 में एक चुनाव होता है यहीं उन्नाव जनपद में, माखी गांव में चुनाव होता है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर की माताजी और दूसरी पक्ष से क्या कहते देवेंद्र सिंह माखी के हैं, उनकी माताजी चुनाव में उतरती हैं, जिसमें इनका पीड़िता का चाचा जो है बूथ कैप्चरिंग करता है। उसके बाद में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जो अतुल सेंगर हैं उन पर गोली चलाता है। उसके बाद में उसी में एफआईआर दर्ज होती है। और फिर उसके बाद में ये वहां से जेल, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसने क्या किया, अदालत जो उन्नाव की जिला सत्र न्यायालय है वहां पर इसने सफेदा लगा दिया महेश की जगह पर, मतलब इसका जो चाचा है अपने नाम की जगह पर दूसरे का नाम लिखकर सफेदा लगाकर, और जमानत लेकर यहां से फरार हो गया। 15 साल तक दिल्ली में रहा। दिल्ली में रहने के बाद में 15 साल बाद वापस आता है ये फिर 2015 में प्रधानी के चुनाव में ही। फिर कुलदीप सिंह सेंगर की भाई की वाइफ अर्चना सेंगर चुनाव लड़ती है, और उधर से देवेंद्र सिंह के भाई की वाइफ राजू सिंह की वाइफ जो ब्लॉक प्रमुख है इस समय, वो चुनाव लड़ती हैं। उसके बाद में ये अपना एक बाकायदा लेटर छपवाता है, उसमें लोगों को धमकी देता है और कुलदीप सेंगर के बारे में उल्टा सीधी बातें लिखता है, नरगल चीजें लिखता है। उसके बाद में ये जो लड़की है इसके बारे में मैं बताता हूं, जो ये कह रहे हैं कि नरेश तिवारी, एक रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी नरेश तिवारी और इसी पीड़िता की बातचीत, जिसमें बहुत ही
प्रेम से बात हो रही, ये कहीं से नहीं लगता है कि इसे कोई लेके गया। इनका एक प्रेम संबंध था नरेश तिवारी से, जो शुभम सिंह का ड्राइवर था, शशि सिंह का लड़का जो शुभम सिंह है, उसके साथ ये चली जाती है, यहां से माखी से भाग के निकल जाती है। उसके बाद में इसके चाचा को पता चलता है जब कि मेरी लड़की भाग गई है, तो इसके चाचा यहाँ आते हैं और यहाँ पर माखी थाने में एप्लीकेशन देते शुभम सिंह नरेश तिवारी के ऊपर। उसके बाद में पुलिस द्वारा ये लड़की बरामद होके औरैया से आती है, फिर ये दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद में वहां इसको जो सिखाया पढ़ाया जाता हो, उसके बाद में ये बताती है मुझे नरेश तिवारी और शुभम सिंह यहां से औरैया ले गए और वहां पर भी रास्ते में भी गलत काम किया और वहां पर भी गलत काम किया, लोगों से भी गलत काम करवाया, 2-3 लोगों से। उसके बाद में 60,000 में मुझे ब्रजेश यादव के हाथ बेच दिया, उन्होंने भी गलत काम किया, उनके लड़के ने भी गलत काम किया। फिर ये एप्लीकेशन यहाँ माखी थाने में भी एप्लीकेशन नहीं दर्ज होती। फिर गांव में पंचायत दर्ज होती है। इसके पहले की बात बता रहा हूँ, गांव में एक पंचायत होती है जिसमें गांव के गणमान्य लोग, बुजुर्ग लोग इकट्ठा होते हैं और शुभम सिंह पर दबाव बनाया जाता है पीड़िता के चाचा द्वारा कि शादी कर लो। शुभम सिंह मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा ऐसी लड़की से। उसके बाद में फिर ये जो पीड़िता का चाचा है, इसने क्या किया कि शुभम सिंह की जो मां है शशि सिंह और उनकी बेटी निधि सिंह का नाम शामिल करने को कहते हैं कि अपहरण करके और गैंग रेप में इनको शामिल करिए। तो उसके बाद में गांव के गणमान्य लोगों ने विधायक होने के नाते कुलदीप सिंह सेंगर को पंचायत में बुलाते हैं और बैठालते हैं। तो कुलदीप सेंगर ने साफ तौर पर कहा था कि ना मेरा पीड़िता से कोई वास्ता है ना शुभम सिंह से, लेकिन जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो शुभम सिंह की मां शशि सिंह और निधि सिंह है, इनका नाम नहीं आना चाहिए, ये बेकसूर है, इनका नाम हटाना जाना चाहिए। इसी वजह से पुरानी रंजिश तो थी ही महेश सिंह से, इनके पीड़िता के चाचा से, और ये नई रंजिश जो ये जो इन्होंने ये बात कह दी, इससे नई रंजिश हो गई। इसी वजह से इन लोगों ने उनका विधायक जी का नाम तब भी नहीं आया, एप्लीकेशन दिया शुभम और नरेश तिवारी ब्रजेश यादव के नाम पर। उसके बाद में इन लोगों ने 2 महीने बाद इनको याद आता है कि हाँ कुलदीप सिंह सेंगर भी थे बलात्कार करने में। यानी कि आप कह रहे हैं जिस वक्त ये रेप की बात कही जा रही है, उस वक्त कुलदीप सेंगर वहां पर मौजूद ही नहीं थे। जो सेंगर हैं उनकी बेटी भी यही कहती है, ऐश्वर्या, कि जब ये घटना हुई उस वक्त कुलदीप सेंगर वहां पर मौजूद नहीं थे। उनकी कॉल डिटेल और लोकेशन बताती है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। पहली शिकायत में पीड़ित ने खुद कुलदीप सेंगर का नाम नहीं लिया था, मीडिया से बातचीत में भी सेंगर का नाम नहीं लिया गया था। जी, एक अहम बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जो मारपीट हुई थी उसमें गांव के ही 3 लड़के थे, गांव के ही 3 लड़के थे जिनसे मारपीट हुई थी। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ मारपीट हुई, इनके परिवार के ही थे पीड़िता के जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद में कुलदीप सिंह जो है ये आरोप लगा रहे हैं पीड़िता कि कुलदीप सिंह सेंगर के भाई ने उनको मारा पीटा और बंद करवा दिया। उसके बाद में जेल में उनकी मृत्यु हुई, इन्होंने मरवा दिया। मैं उस पर साफ बता देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ कि जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों पक्षों से FIR दर्ज हुई और जेल गए। जेल जाने के बाद एक यहीं के उन्नाव के नवाबगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के लड़के जेल में बंद थे, जो विधायक जी से खुन्नस चुनावी रंजिश मानते थे, वो जेल में थे। उनकी 1 दिन पहले जमानत हुई थी। जमानत होने के बाद उन्होंने कागज का कोई गफला बताकर जेल से नहीं निकलते। जब पीड़िता के पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद 2 दिन बाद वो जेल से निकलते हैं। तो मैं कहता हूं इस पर भी सवाल उठने चाहिए, पीड़िता से पूछना चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हीं ब्लॉक प्रमुख के लड़के ने इनके पिता की हत्या करवाई, जिससे कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा सके। एक सवाल उम्र को लेकर भी है जो बार बार उठ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना घटी तब क्या वाकई वो नाबालिग थी? क्योंकि 3 अलग अलग मेडिकल संस्थाओं से रिपोर्ट आई जो बताती है कि वो नाबालिग नहीं थी। ऐसा सेंगर की बेटी का ऐसा कहना है। आपके मुताबिक, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं, क्या उम्र रही थी और क्या पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना सही था? अब आप समझिए, वो लगभग हमारे उम्र के, हमारी उम्र 28-29 साल है। ये मुकदमा पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल के दबाव में
और राजनीतिक नेताओं के दबाव में होकर दर्ज किया गया था, क्योंकि विधायक जी की जनता के प्रति सहानुभूति और जनता का प्रेम मिलता था। इस वजह से कुछ राजनेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से उनको संलिप्त किया गया। उसकी उम्र पूरी तरीके से 18 से ऊपर थी जब का आरोप लगा रहे 2017 में। एक फोन कॉल जिसको जो काफी वायरल हो रहा है ऑडियो, जिसके बारे में सेंगर की बेटी भी बात करती हैं, जिसमें पीड़ित के चाचा कथित तौर पर यह कहते हुए सुने जाते हैं कि अपने अंदरूनी पार्ट्स में, अपने प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान बना लो ताकि मेडिकल रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई आ जाएं। क्या ये बात ठीक है? नहीं, मैं बता रहा हूं, उस पर मैं बता रहा हूं आपको। ये जो चोट वाली बता रहे हैं कि एआई द्वारा बनाया गया, मुझसे भी यही कहा था फोन पर। मैं उस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो पीड़िता है गांव के ही एक लड़के के साथ गई थी, टेम्पो ड्राइवर के साथ माखी थाना। वहां पर इसके चाचा का फोन आता है उस ड्राइवर के पास, और उसके बाद में उसके फोन में रिकॉर्डिंग लगी थी, जिसने रिकॉर्ड कर लिया ये इसका चाचा ही है जो कह रहा अपने अंदरूनी पार्ट्स पे खरोच मार लो। और वो ड्राइवर इनके चाचा के डर से आज तक गांव नहीं आता, अगर आता है तो रुकता नहीं, भग जाता है, गांव में नहीं रुक पा रहा इनके दहशत से। ये उन्नाव जिले के मिनी दाऊद इब्राहिम किसी समय में माने जाते थे तीनों भाई। एक और बात सामने आती है कि कोर्ट में खुद पीड़िता ने माना कि वो सेंगर से पहले कभी नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदला और कहा कि वो तो हर शनिवार और रविवार को मुझे बुलाते थे, क्योंकि उनके पास मेरा कोई कथित तौर पर वीडियो था या एमएमएस था जिसका मुझे डर दिखाया जाता था, जिसके बहाने मुझे ब्लैकमेल किया जाता था। ये बार बार बयान बदले गए, सच्चाई क्या है? तो पहले मिली थी पीड़िता कभी सेंगर को या नहीं? मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि बार बार मिले थे, आप लोग उनसे सवाल करिए कि जिनके पीछे हजारों की संख्या जब शनिवार को सैटरडे को आते थे, ऐसे तो वो यहाँ रहते नहीं थे, लखनऊ रहते थे अपना। और ये ना गैंग रेप एक दूसरा मामला है। मैंने जो बताया शशि सिंह का लड़का शुभम सिंह और नरेश तिवारी, वो गैंग रेप उनके ऊपर लगा है। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप की घटना लगी हुई है। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, 11 जून को ये पहले एप्लीकेशन देती, 2 महीने बाद इनको याद आता है कि हमारे साथ कुलदीप सेंगर ने 4 जून को भी घटना की, पहले क्यों नहीं याद आया? तीसरी चीज, उसी शुभम सिंह की माता जी के साथ पहले 11 जून को बुलाने पर जाती नौकरी का झांसा देकर, दोबारा फिर 4 जून को जाती है। क्या संभव हो सकता है कि उसी महिला के साथ दोबारा फिर जाए? ये देखिए, मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ आपको। जी सुनवाइए। सैटरडे को आते थे, संडे को जनता दरबार लगता था, शनिवार से ही लोग आना शुरू हो जाते थे। लेकिन उनके साथ इतने लोग थे तो उनको, और सुरक्षा भी थी साथ में, तो उनको किस समय मिल, कितने बजे उनको समय मिल गया इसके साथ रेप करने का? कभी भी ये नहीं मिली। पहली बात तो ये अपने मामा के यहाँ रायबरेली में रही है, जहां से फर्जी टीसी मार्कशीट बनवाया था। देखिए, जो रेप का समय है वो भी बार बार समय बदलकर बताया गया, जो जन्म की तिथि है वो भी बार बार बदलकर बताई गई, यानी कि उम्र अपनी बार बार बताई गई अलग अलग। रेप का समय मैं बता रहा हूं, पहली बार जो 2 बजे बताया इसने, उस समय विधायक जी गंगा दशहरा के मेला में अपनी वाइफ के साथ वहां मौजूद थे, और वो सोशल मीडिया पर विधायक जी के अभी भी फोटो पड़ी है। इसी वजह से समय इसने बदला, शाम 6 बजे किया, फिर भी लोकेशन कहीं दूर की थी, अन्य जिले की। इस वजह से इसने 6 बजे के बाद रात 8:30 बजे किया, और इसने कहा मेरा फोन विधायक जी ने छीन लिया था। मैं उस पर बता देना चाहता हूं, सीबीआई की जो कॉल वो टीडीआर डिटेल निकाली गई है, उसमें निकला है कि ये 7:52 से 9 बजे तक कॉल पर बात करती रही, कभी 5 मिनट, कभी 10 सेकेंड, कभी 40 मिनट, इस तरीके से 9 बजे तक, 7:52 से 9 बजे तक बात करती रही। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा फोन चालू था तो विधायक जी जब बलात्कार कर रहे थे तो इसने क्यों नहीं किसी को बताया? ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, देखिए अदालत हम नहीं है, हम जज नहीं है, हम सही और गलत का फैसला करने यहां पर नहीं बैठे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं और आप ये सारी बातें रख रहे हैं, आपने खुद ही कह दिया कि जो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो अब मेरा प्रश्न यह है कि इस तरह के गलत आरोपों में कुलदीप सेंगर को फंसाने की फिर वजह क्या है, मोटिव क्या है, क्यों फंसाया गया? वजह मैं बता चुका ना, राजनीतिक लोग हैं, कुछ माखी के ही हैं राजनीतिक लोग,
जो विधायक जी के रहते हुए प्रधानी नहीं जीत सके, आज ब्लॉक प्रमुख बने बैठे हैं। कुछ लोग जिले के रहे और कुछ बीजेपी के नेता भी रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको लग रहा था कि हमारी सीट चली जाएगी विधायक जी के रहने से। क्या कोई कांग्रेस का नेता भी इसमें शामिल है, क्योंकि आपने शुरुआत में कांग्रेस का जिक्र किया, राजनीतिक रंजिश की बात की? कांग्रेस पूरी तरीके से शामिल है। कैसे? कांग्रेस के नेता यहाँ के तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख बता रहे हैं उन्नाव जनपद के, जिनके लड़के को मैंने बताया कि इसके पिता को जेल में ही हत्या कराई है शायद, उनके उनके करीबी रहे शिवपाल सिंह यादव, जिससे पहली बार आपने भी पूछा था ना पीड़िता से कि अखिलेश यादव से कब मुलाकात हुई जी। तो मैं बता देना चाहता हूं, उनके यहाँ एक 13वीं का कार्यक्रम था, उनकी वाइफ खत्म हुई थी, उसमें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तो आए थे और पीड़िता से वहीं मुलाकात हुई, वहीं से पूरा षड्यंत्र रचा गया था उनके घर से। ये बात गांव में लोग जानते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? जी, पूरा गांव जानता है, आप आइए गांव में, एक एक बच्चा जानता है किस तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। आपको लगता है कि जांच एजेंसियां, खासतौर से सीबीआई, किसी तरीके के दबाव में रही, ये सारे तथ्य जानते हुए भी उनको अनदेखा किया? दबाव में रही। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो पीड़िता है, इसके चाचा के और इसके खुद के स्वयं के भाई बहन कुलदीप सिंह सेंगर का जो भाई का स्कूल है माखी गांव में, आरोप लगाने के 1-1.5 साल तक उसी स्कूल में पढ़ते रहे, जिसके साथ बलात्कार होगा उसके भाई बहन उसी स्कूल में, क्या कुलदीप सिंह सेंगर के भाई के स्कूल में पढ़ाई करते रहेंगे? क्या पीड़ित के परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सेंगर के जो सहयोगी हैं वो आज भी धमकियां देते हैं? मैं बता रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया, धमकी उसको नहीं मिल रही, उसने खुद सबको धमकी दी है। एक रश्मि सिंह सेंगर है इन्हीं की वकील, जिनको ये धमकी दे रही है कि मैं तुम पर मुकदमा कराऊंगी अगर सही बोली, मुझको खुद धमकी दिया है कि तुम पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। बरखा को दिया धमकी, ये खुद धमकी दे रहे हैं, सीआरपीएफ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ वालों के साथ किस तरीके की अश्लील हरकतें करते हुए रील बनाया है। आप परिवार से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए। मैं थोड़ा दूर से हूं, इनका मामा हूं, रिकॉर्डिंग थोड़ा सुना सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर रिश्तेदारी से बनाया जा रहा है, मैं सुना सकता हूं। पीड़िता खुद मुझको मामा कह रही है। जी सुनवाइए। फोन लाओ जरा हमारा, 1 मिनट सुना रहे हैं। एक एक्सीडेंट का केस भी हुआ इसके बाद? जी पीड़ित के पिता के साथ, क्या है उसकी सच्चाई? आप सबने देखा होगा कि उसमें विधायक जी को क्लीन चिट मिली, ये अपने चाचा से मुलाकात करने जा रही थी, ठीक है जी। और ये सीबीआई ही नहीं, दिल्ली की स्पष्ट टीमों ने जांच किया, उसमें क्लीन चिट दिया, विधायक जी का कहीं हाथ नहीं। मीडिया चैनलों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि ऐसी अफवाहें न फैलाएं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, झूठ मत फैलाएं। उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, कुलदीप सिंह सेंगर जी का कहीं पर हाथ नहीं है, वो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा। और मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो गैंग रेप की बात चल रही है, दिल्ली अदालत ने दिया मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये हमारी टीम को भेज सकें रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अभी ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, हम इस रिकॉर्डिंग को भी सामने रखेंगे और चाहेंगे कि जितने भी तथ्य इस केस के हैं वो सामने आ सके। अब मेरा आखिरी प्रश्न है, इस केस में न्याय कैसे होगा? हम लोगों को तो पूर्ण भरोसा है, न्यायालय पे भी है, सरकार पे भी है, हर जगह भरोसा है, लेकिन इन्हें क्यों नहीं हो रहा? इनका तो राइट था कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता खुला था, क्यों नहीं गए? जेएनयू के जो छात्र हैं, जो देश विरोधी बात करते हैं, राहुल गांधी के मिले हुए लोग, वो कुलदीप सेंगर के लिए धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, फांसी की मांग करते हैं। ऐसे लोग मांग करेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अदालत पे क्या भरोसा रहे? न्यायालय बंद कर देनी चाहिए। अगर इनके पक्ष में फैसला है तो सही है, नहीं तो अदालतें बिक चुकी हैं।
उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप रख रहे हैं ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेंगी और जब पक्ष रखा जाएगा तो ये सारे मैं तथ्य तो सामने कहता हूं सुप्रीम आएंगे। कोर्ट से कि ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्जाम लगाते 50-50 लाख में बिक गए, ठीक 50-50 करोड़ में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। हमने कहीं भी ये कोशिश नहीं की है कि कौन सही है और कौन गलत है ये साबित किया जाए, ना हम अदालत हैं ना हम जज हैं, लेकिन अगर इस केस में कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं जिन पर अब तक नजर नहीं पड़ी है, जो चार्जशीट में नहीं है, हमारी कोशिश है कि वो हम अपने दर्शकों के सामने रखें। हमने उन्नाव के रेप पीड़िता से भी बात की है, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया है। कुलदीप सेंगर की बेटी से भी हमने, आपने सुना है कि एफएम न्यूज पर बात की है, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया है। रेप पीड़िता के मामा से भी हमने बात की अब से कुछ देर पहले और आपके सामने उन तथ्यों को लाने की कोशिश की, उन बातों को लाने की कोशिश की जो शायद अब तक सामने नहीं आई थी, लेकिन इस केस से उन बातों का बहुत गहरा नाता है और ये सारी बातें धीरे धीरे करके अब सामने आ रही हैं। नजर लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर होगी, क्योंकि अब आगे क्या होना है ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है।